दोस्तों, मैं संचित कुमार आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी पावर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूं और जो थ्योरी क्लास है वो हमारे हिसाब से कराएंगे, आपको उनकी भी क्लास कंटिन्यू आएगी। तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उससे आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हीं को मैं आपको करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको मतलब जो है एग्जाम का अंदाजा हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो इसी तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। तो आपको अपना क्वेश्चन जो है आपको अपनी स्क्रीन में दिखाई देगा, मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं आगे। 3 साझेदार ए, बी और सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ, जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब ₹100 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो इसे ध्यान से, कोई 3 से साझेदार है ए, बी और सी, उनका अलग अलग अनुपात दिया गया है आपको। ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या अनुपात है? 2:3:4, यानी कि 2, 3 और 4। इनको हम x मान लेंगे, यानी 2x, 3x और ये 4x। इन अनुपात में उन्होंने शेयर किया और कहा गया है आगे, एक नया साझेदार डी शामिल हुआ। कोई नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी के प्रत्येक शेयर में से आधा हिस्सा लिया, यानी कि कोई नया है इसमें डी, जिसने ए के शेयर में से और सी के शेयर में से आधा हिस्सा लिया, यानी कि ए का शेयर कितना है? 2x, तो इसका आधा कितना होगा? 1x। जब ए का हिस्सा 2x है तो इसका आधा 1x और सी का हिस्सा कितना है? 4x, तो इसका आधा 2x। यही तो कहा गया क्वेश्चन में। तो इसका डी का शेयर कितना हो जाएगा? 2x और 1x 3x, इसका हो जाएगा 3x। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको सॉल्व करके इस तरीके से। इसका आधा 1x और सी का आधा 2x, ये हो गया आपका 3x। और अब आगे कहा गया है, यदि लाभ में डी का हिस्सा अब ₹100 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ में डी का हिस्सा, डी का 3x की वैल्यू आपको ₹100 दी गई है, 3x की वैल्यू आपको ₹100 दी गई है। और क्वेश्चन में पूछा गया आपसे तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो कुल हमारा लाभ क्या है? 4, 3, 7। अब मान लो इसमें ए का 2x था तो हमारे पास बचा कितना? इसका 1x और इसका तो 3x है, इसे छिड़कानी नहीं की गई है। यहाँ पे इसका पहले 4x था, इसमें 2x ले लिया इसका सी का डी ने, इसका कितना बचा? 2x। इसके बाद 2x हो गया, इसके बाद 1x चलेगी तो 1x बची। उसके बाद 2, 3, 5, 3 को 5 और 6 और ये 3, 9x। ये डी का ये नया अनुपात निकल गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो डी का मान दे रखा है आपको 3x के बराबर, यानी 100। तो कुल मान पूछा है 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 9x का मान पूछा है। तो 3x बराबर 100 है, 9x बराबर कितना हो जाएगा? 9x। तो दोनों तरफ आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9x बनाने के लिए। तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 9x बराबर 300। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर आप लोग इसमें आंसर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर पहले का डी। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 हिस्सेदार दिए गए थे, ए अनुपात बी अनुपात सी, हमने लिखा 2x, 3x और 4x, जो क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन में आ गया है, कोई डी है साझेदार, उसने ए के हिस्से का आधा और सी के हिस्से का आधा लिया है। तो ए के हिस्से का 2x का आधा 1x हो जाएगा और सी के हिस्से का आधा 2x हो जाएगा। उसने लिया 2x और 1x 4x, 2 और x और 1x 3x, ये हो चुका है आपका डी का शेयर। उसी को जोड़ा है, डी के शेयर का मान दे रखा था 3x का मान 100 के बराबर, और पूरा हिस्सा कितना हुआ? इनको जोड़ा है हमने, 3, 2, 5, 3, 8 और 1, 9x। कुल हिस्सा कितना है? 9x। तो 9x का मान हमारा ₹300 निकल गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, नोट कर देना दोस्तों इसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खुदरा विक्रेता ने ₹10 की दर से 7 वस्तुएं और ₹11 की दर से 9 वस्तुएं, ₹15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु की बिक्री यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। तो देखो ₹10 की दर से कितनी वस्तुएं खरीदी है उसने? क्वेश्चन नंबर 2 है, ₹10 की दर से कितनी वस्तुएं खरीदी है? 7 वस्तुएं। और ₹11 की दर से
रुपए 11 की दर से उसने वस्तु खरीदी है 9, है ना, और रुपए 15 की दर से वस्तु खरीदी है उसने 14। तो पहले सबकी कीमत आप निकाल लें। कीमत कैसे निकलेगी? रुपए 10 की दर से कुछ 7 वस्तु, टोटल कितने रुपए हो गए यहाँ पे? 70, और 11 99, और 14 इंटू 15 तो 140, और 14 पंजे 70, तो 140 और 70 कितना हो जाएगा? 210। अच्छा क्या आएगी कहाँ से ले? 210 रुपए। तो यहाँ पे 210 रुपए, तो इतना यहाँ पे मान निकल के आया है। अब इसको टोटल वैल्यू को ऐड करेंगे, तो औसत पूछा है यहाँ पे, तो 9 और 7 9 16 और 1 17, 17 की 7 यहाँ से ले 379, ये मान हो चुका है। अब यहाँ पे कहा गया है आगे कि प्रति वस्तु की बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए कि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। अभी तुम्हारी कीमत निकल के आई है, अब इसका औसत कैसे निकालेंगे? देखो औसत यानी औसत, एवरेज जिसे बोलते हैं। अब कीमत, हमने कीमत लिखी सभी वस्तुओं की 379, हमारी वस्तु कितनी है? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 14, तो 9 7 16, 16 और 14 30, 30 से भाग दे तुम्हारी कीमत निकल के आएगी। और यहाँ पे कहा गया है कि 20% लाभ भी होना चाहिए। 20% क्या होता है यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और लाभ कमाने के लिए 5 से 6 यानी कि 1 का इंक्रीमेंट होगा जब 20% लाभ है। यहाँ पे लिखेंगे 6/5। अब देखो 6 पंजे 30, ये 5 से कटा, ये हो चुका है हमारा 379 25। अब 25 से भाग देने से मतलब थोड़ा कठिन है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि नीचे 100 हो जाएगा। तो आप देखो 25 चौक 100, 100 से आसान होता है भाग देना, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से गुणा किया है। तो 4 से यहाँ पे गुणा करेंगे 379 में, 4 36 की 6 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, 31 की 1 हासिल 3, और 4 तिया 12, 12 3 15, तो 1516 रुपए। 100 का भाग देंगे तो दो अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, नहीं इतने रुपए हमारी औसत निकल के आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है 15.16, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो एक बार फिर समझे, क्वेश्चन में कहा गया था कि खुदरा विक्रेता ने रुपए 10 की दर से 7 वस्तुएं, मैंने रुपए 10 लेगा 7 वस्तुएं, तो टोटल हमारा कीमत आएगी 70 रुपए आएगी। इसी प्रकार 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 99 रुपए कीमत आई। उसी प्रकार 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी किसी व्यक्ति ने, तो 210 रुपए कीमत आई। सबका हमने टोटल किया, उसके बाद एवरेज निकालने के लिए हमने सभी वस्तुओं का योग, जो हमारी कीमत है उसका योग लिखा है, और सभी वस्तुओं का योग 7 9 16 14 30, और हमें 20% लाभ कमाने के लिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 से 5 1 का इंक्रीमेंट होगा 5 से 6 में, तुम्हारी जो प्रॉफिट की वैल्यू बनेगी वो बनेगी फ्रैक्शन 6/5, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे 6/5। यहाँ से काटा है 6 पंजे 30, 25 25 और 379। 25 से भागना थोड़ा मुश्किल है, जबकि 100 से भागना बिल्कुल आसान है, जबकि 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद है पॉइंट लग जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। तो यहाँ पे नीचे 100 बचा, 100 बना, और ऊपर आगे मल्टीप्लाई किया 1516 बना, तो 2 अंक के बाद हमने पॉइंट लगाया है, जो आंसर आया है 15.16 रुपए। ये हमारी औसत वैल्यू जो क्वेश्चन है आपसे पूछाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करते हैं दोस्तों चीज को आप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में कहा गया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है हमारा। ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूर्ण करेंगे? तो देखो इसे क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी, कोई व्यक्ति है ए और बी, जो कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं काम? 12 दिनों में, 12 दिनों में। और बी और सी 16 दिनों में, बी और सी 16 दिनों में, और सी और ए यानी ए और सी 24 दिनों में, सी और ए 24 दिनों में। क्वेश्चन हमसे पूछेगा ये तीनों मिलकर यह कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो इन सभी का पहले हम एलसीएम लेंगे, यही तरीका होता है इनके करने का। एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, छोटा छोटा यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम से बोलते हैं 48। तो इनकी जो क्षमता है निकल के आएगी 48 में 12 का भाग देंगे, 12 चौके 48,
और 16 का भाग देंगे 48 में 3 बार जाएगा, 16 3 48 होता है, और 48 में 24 का भाग देंगे, 24 दूनी 48, ये 2 बार जाएगा। तो देखो समझो पहले ध्यान से, कार्य बराबर होता है हमारा, कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू समय। हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं क्योंकि तुम्हारा पूर्ण कार्य होता है, पूर्ण कार्य, पूर्ण कार्य हो सकता है, संपूर्ण कार्य जो भी होता है, इसलिए लेते हैं कि हमारी जो उस समय दिया गया है उससे कट देंगे। तो समय बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप समय का मान निकालें, समय हो जाएगा कार्य बट्टे क्षमता इधर बन जाएगी। और यदि हम क्षमता निकालें, ये 3 सूत्र आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, हमेशा आप टाइम में पढ़ेंगे क्वेश्चन आप लोगों से कभी गलत नहीं होगी। हम यहाँ पे क्षमता निकालेंगे, जैसे क्षमता हमको निकालनी है, क्षमता बराबर जो कार्य बट्टे समय। जब भी आपको क्षमता निकालनी हो तो कार्य में समय का भाग देना है, और जब भी समय निकालना हो तो कार्य में क्षमता का भाग देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे एक ऐसी संख्या मानी है सरल, यानी छोटी से छोटी, जिससे जो समय का भाग देंगे तो हमारी क्षमता निकल के आ जाएगी। देखो यहाँ पे हमने कार्य में समय का भाग दिया है, क्षमता निकल के आई है ना यहाँ पे। a प्लस बी की क्षमता कितनी है 4, b प्लस सी की क्षमता कितनी है 3, और c प्लस a की क्षमता है हमारी 2। जैसे कि हमने यहाँ पे समय से भाग दिया है, समय से भाग देने पर क्षमता आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सूत्र में लिखा है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे कहा गया है यदि ये तीनों मिलकर कार्य एक साथ करते हैं तो बताइए कार्य पूरा कितने दिनों में संपूर्ण हो जाएगा। अब देखो क्षमता में जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9, हमारी टोटल क्षमता है 9। यहाँ पे हर व्यक्ति 2 बार काम करता है, यानी कि ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी पहले ए के साथ भी है, और बी यहाँ पे सी के साथ भी है, और सी यहाँ पे ए के साथ भी है, सी यहाँ पे एक बी के साथ भी है, तो उनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। हमने इसको भी ऐड किया है, क्षमताओं को ऐड किया है, और ये है कोई व्यक्ति। 4 3 7 2 9, ए प्लस बी हम डबल बार हो गया, यानी ये तो एक बार आया है, एक बार ये है, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी, इतना बचा, ये है 9। तो ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा 9/2, यानी कि 4.5। ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 4.5 डे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ये तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, तो इन तीनों की क्षमता कितनी आई है 4.5 डे। यहाँ पे पूरा कार्य हमारा है 48, इसमें बस का भाग दे देंगे, फिर हम लोग क्या निकालें समय, तो क्षमता का भाग देंगे, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है 4.5 का। तो नीचे से क्या होगा 0 हट जाएगी, ऊपर आ जाएगा आपका, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5 9/2 लिख सकते हैं सीधा सीधा, 9/2, 2 पर बन जाएगा, है ना। 2 का मल्टीला 48 नहीं 96, 48 नहीं कितना होता है 96, 96 में 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग देख लो यहाँ पे, तो 9 दाएं 90, ठीक है, 56 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, तो 9 6 54, ठीक। इसी प्रकार आगे जाता रहेगा, 10.6 डे में ये पूरा कार्य हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार आगे सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ए प्लस बी का समय दिया गया था 12 दिन, और बी प्लस सी का दिया गया था 16 दिन में, और सी प्लस ए का दिया गया था 24 दिन। तो चलो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, एलसीएम में पूर्ण कार्य माना है, तो हमने समय से भाग दिया, हमारी क्षमता आई है 4 3 2, हम सबको ऐड किया, यानी कि हर व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है, ए यहाँ पे भी कर रहा है, ए यहाँ पे भी कर रहा है, सी यहाँ पे भी कर रहा है, सी यहाँ पे भी कर रहा है। तो सबको मैंने पहले ऐड किया है, तो ये हो चुका है, यहाँ सबको 2 बार आया है, तो 2a 2b 2c हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी किया है, और a प्लस बी सी का जो क्षमता है 9/2 आ जाएगी, यानी 4.5, और मैंने कार्य में क्षमता से भाग दिया तो हमारा समय आ जाएगा। समय हमसे पूछा है ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। एक आदमी है कोई 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर पर घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। यात्रा की कुल दूरी आपको यहाँ पे पूछी है,
तो देखो एक आदमी 5 घंटे में यात्रा पूरी कर रहा है, 5 घंटे का समय ले रहा है, वह यात्रा के पहले वाले भाग में 21 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। एंड मान लो हमारी कोई कुल दूरी हमारी मान लो 2x है, मान लो हमको दूरी नहीं मालूम, यदि आप x माने उसका आधा कर लो, x/2 ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, इसलिए कोई दूरी मान लो आप उसकी पूरी 2x माना दूरी हमारी 2x है, ठीक है। इसका आधा भाग मतलब x, इसका आधा x ही तो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कहा गया है आधी दूरी जो है 21 किलोमीटर पर घंटे की गति से, यानी कि चाल दी है यहाँ पे दूरी ये है, चाल दी है पहली दूरी जो है 21 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, 21 किलोमीटर पर घंटे, और दूरी पहली दूरी x यानी आधी दूरी। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, चाल दी है, दूरी समय मिलेगा, तो पहले समय कितना आएगा हमारा, चाल वाला दूरी पे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी x और चाल हमारी 21, इतना किया। और आगे कहा गया है तय करता है और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर और दूसरी जो आधे भाग उसकी चाल है 24 किलोमीटर पर घंटा, ठीक, ये हमने किया। तो दूसरा समय कितना आ जाएगा, इसको t1 मान लो और इसको t2, इसी प्रकार x/24, चूंकि इसकी दूरी अब आधी x है तो यहाँ पे भी x बची, आधी 2x हो जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन में पूछा है यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको 2x का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो समय ये दे रखा है हमको x/21 और x/24। अब बढ़ते हैं आगे, और टोटल घंटे लगे हमको 5, तो समय दिया है 5, समय दे रखा है हमको x/21 और x/24, और समय का हम मान दे रखा है 5 घंटे, इसको इसके बराबर कर देंगे, इसको ऐड करेंगे x/21 प्लस x/24 बराबर 5 की, जो समय है हमको दे रखा है क्वेश्चन में 5 घंटे, इसको ऐड करेंगे, देखो इस पर इसका एलसीएम देंगे, 21 × 24 क्या 7 के 21 ऐसे लिख सकते हैं आप, इस प्रकार 7 3 8, जो कॉमन संख्या होती है इसके फैक्टर 7 के 21 और 24 के फैक्टर 8 के 24, यहाँ से एक बार 7 लेंगे और एक बार 3 आ चुका है और एक बार 8, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो 21 से भाग देंगे यहाँ पर बचेगा 8x, 21 से वैल्यू कट जाएगी, तो 24 से भाग देंगे 8 के 24, ये बचेगा 7x, ये बचा आपका 5, तो 8 7 15x, 8 7 15x हो गई, और नीचे 7 के 21 और 21 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 168, ये आ चुका है हमारा 5, तो एक बार 5 इधर 5 5 दिया 15, तो 3x बराबर हमारा आ चुका है 168। अब 3x का भाग देंगे 168 में, x बराबर 168/3, तो हमारा x का मान निकल के आएगा 3 5 15, 5 बार गया और एक बचा, 3 6 के 18, यानी x का मान हमारा निकल के आया 56, और हमने दूरी कितनी मानी है 2x, यानी हमारी जो पहले दूरी हमने मानी थी 2x है, हमारी 1x का मान निकल के आया 56, इसको डबल करेंगे, दोनों तरफ डबल करेंगे, 2x का मान कितना निकल के आएगा 56 दूनी 112 किलोमीटर, ये हमारी दूरी है जो हमने पहले क्वेश्चन में मानी थी। तो हमारी 112 किलोमीटर दूरी जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, हमने पहले दूरी 2x मानी थी, क्योंकि हमको दूरी ही पूछी गई, तो जो मानने के लिए होता है हमने 2x माना, मानने को उसको हम x ही मान सकते हैं, लेकिन आधा कर लेंगे तो इस पर फ्रैक्शन में वैल्यू जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 2x माना है, इसका आधा करने में 1x हमने यहाँ पर माना और 1x इधर। इसकी जो चाल है 21 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पे लिखी, उसकी चाल थी हमारी 24 किलोमीटर पर घंटा, दूसरी चाल उसको यहाँ पे लिखा, तो दोनों का समय के बराबर हमने समय किया, 5 घंटे दिया गया था, x/21 प्लस x/24, ये समय है, दोनों समय को ऐड करके हमने 5 घंटे के बराबर, तो 5 ओवर था, कहा गया ना क्वेश्चन में कि एक आदमी 5 घंटे में यात्रा पूरी करता है, 5 घंटे के बराबर किया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे x का मान निकाला है, जो कि आपका आया 56, जो कि हमको पूछा है 2x का मान, क्योंकि हमने जो दूरी है अपनी कितनी मानी थी 2x, कंप्लीट दूरी हमारी 2x मानी थी, 2x का मान 112 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
दोस्तों अगर यदि आपको हमारी मेहनत जरा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ऐसी हमारी जो प्रैक्टिस सेशन है डेली आते रहेंगे और हमारी जो थ्योरी की क्लास है वो हमारे सर कराएंगे और रीजनिंग हमारी वो है प्रभास सर कराएंगे आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात यानी कि स्पीड का अनुपात दे रखा है। स्पीड मतलब चाल का अनुपात दे रखा है आपको। इसको S1 S2 मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। S1 और S2 दो रेलगाड़ियां हैं, इसकी गति का अनुपात दे रखा है 5:6। 5:6 और कहा गया दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। यानी जानकारी हमको ये स्पीड दे रखी है दो रेलगाड़ियों की और उसका अनुपात दे रखा है स्पीड का अनुपात। तो जो और जानकारी है कि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, यानी कि समय दे रखा है और चाल और आपको दे रखी है दूरी। 3 चीज होती है इन चीजों में। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। कभी भी आप इस तरह क्वेश्चन देखेंगे या तो चाल दे रखी होगी और दूरी दे रखी होगी, समय पूछा होगा। ये समय दे रखा होगा, दूरी दे रखी होगी, चाल पूछी होगी। इसी प्रकार यहाँ पे दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, आपको यहाँ पे चाल पूछी है। तो देखो यहाँ पे दूरी है 450 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन के बारे में बात की गई है 450 किलोमीटर, यानी कि इधर लिख देता हूँ 450 किलोमीटर कितने घंटे में, 5 घंटे में। समय दे रखा है तो 5 घंटे। तो हमारी क्या निकल के आएगी, जब दूरी में हम समय का लगा देंगे तो हमारी चाल निकल के आएगी। तो 5 दिन में 45, तो 90 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से हमारी चाल निकल के आएगी, जो कि हमारी S2 है। मैं दूसरी रेलगाड़ी के बारे में बात की गई है, वही हमने लिखा 90 किलोमीटर चाल निकल के आई 90 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकल के आई 90 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे 6 का मान कितना होगा, हमसे क्वेश्चन में कह रखा है इनका रेशियो जो है 5:6 के अनुपात में। तो 6 यूनिट का मान हमारा 90 किलोमीटर पर घंटे निकल के आया है। तो 6 यूनिट बराबर 90। हमसे क्वेश्चन में पूछा है पहली रेलगाड़ी की गति। पहली रेलगाड़ी की गति का अनुपात क्या है 5, तो हम इसका 5 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 90/6 ये जाएगा भाग में इंटू 5। तो हमको 5 यूनिट का मान चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 6 का जो भाग देंगे 90 में कितने बार जाएगा, 15 बार। और 15 पर ये 75 किलोमीटर पर घंटा हमारी पहली जो कि S1 का मान निकल आया। पहली जो रेलगाड़ी उसकी गति कितनी है 75 किलोमीटर पर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कभी भी आपको इस तरीके क्वेश्चन मिले चाल दूरी समय वाले, इसमें एक फॉर्मूला आप याद रखें, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जहां तक भी है। चाल का जो समय है, हमने दूरी दे रखी थी क्वेश्चन में यहाँ पे 450 किलोमीटर और समय दे रखा था 5 घंटे। तो हमने उसकी चाल निकाल ली और चाल का रेशियो का अनुपात यहाँ पे दे रखा 5:6। तो 6 यूनिट के बराबर यहाँ पे 90 किलोमीटर पर घंटा किया और जो 5 का यूनिट का मान निकल आया वो इस तरीके से 75 किलोमीटर पर घंटा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आशा करें दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन नंबर होगा। 5 तो हो चुके हैं शायद, अभी देखता हूँ कितने हो चुके हैं। 1 2 3 4 और ये 5, छठा क्वेश्चन है। हाँ सही है, 6 नंबर है हमारा। अगला क्वेश्चन पढ़े आप स्क्रीन पर। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, तो भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का परिमाप क्या होगा। एक कोई आयताकार आकृति दे रखी है आपको, ये माननी पड़ेगी आपको। आयताकार आकृति ये होती है हमारी आयताकार आकृति। देखो इसे, ये हमारी आयताकार आकृति हमने बनाई इस तरीके से, है ना। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, कोई नहीं। ये आयताकार आकृति है। भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की, यानी इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसको L या B मान लो। इसकी लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई की 3 गुनी। यानी यदि ये 1 है तो ये 3 है। इसी प्रकार यदि ये x है तो ये 3x है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई मैंने b 1 माना है, तो 3 गुना क्या हो जाएगा इसकी लंबाई। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है इसकी भूखंड की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है।
भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, ये आपको मालूम होना चाहिए। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है जिसको जो भुजाओं का गुणनफल होता है, यानी कि x इंटू 3x, तो भुजाओं का गुणनफल यानी l इंटू बी, ये तो आपने पहले पढ़ा ही होगा। जो आयत का क्षेत्रफल होता है l इंटू बी, l इंटू बी, x इंटू 3x हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि हमने जो इसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई है x मानी है और उसकी लेंथ यानी लंबाई 3x मानी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x इंटू 3x, इसी को बराबर करते हैं यहाँ पे 768 के बराबर, 768 मीटर स्क्वायर के बराबर। अभी इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस भी बनेगा इससे। तो हमने यहाँ पे क्षेत्रफल कितना माना था अभी, x इंटू 3x, तो इसकी जो लेंथ है ये है विड्थ, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल आयत का विड्थ इंटू लेंथ यानी कि लेंथ इंटू विड्थ, इसका मान दे रखा है ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 768 मीटर, 768 मीटर स्क्वायर। इसको बराबर कर देंगे, 3 से कटेगा, देखो इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 6 18, तो x स्क्वायर बराबर हमारा 256 मीटर स्क्वायर निकल के आया है। तो हमारे x का मान कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 16 का वर्ग, 256 जो होता है हमारा 16 का वर्ग होता है, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 16 मीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका भूखंड की परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा। आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है हमारा होता है 2l प्लस b, यानी जो आकृति होती है उसकी सभी भुजाओं का योग, यहाँ पे b होती है, यहाँ पे l, यहाँ पे चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई, सभी भुजाएं 2 बार आई हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b प्लस 2l, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 2l प्लस b, इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है। अब बढ़ेगा आगे, तो 2 हमारे x का मान जो है 16 निकल के आया था। हमारी लेंथ कितनी मानी थी मैंने पहले, लेंथ यहाँ पे x और लेंथ 3x थी, यहाँ पे विड्थ थी x, तो x का मान हमारा निकल गया 16, तो हमारी जो विड्थ की लंबाई है 16 मीटर आई है और लेंथ की जो लंबाई है 3x, 16 की 48, इधर लिख देंगे 48 मीटर और ये हमारी 16 मीटर। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे तो हमारी जो लेंथ है वो है 48 मीटर, 16 का 3 गुना, हमारी विड्थ है वो है 16 मीटर। इनको ऐड करेंगे, 48 और 16, 8 14 की 4, 5 4 5 6, 64, ठीक, और 64 का दूना करना है आपको, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 मीटर जो है हमारा परिणाम निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको, सी ऑप्शन नंबर। तो देखो दोबारा से समझे आप, यहाँ पे एक बार हमको कोई आयत दे रखा है, यानी कि आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो एल और बी जो हमारे जो विड्थ है और लेंथ है, ये इसका रेशियो दे रखा था आपको 1:3। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे 1x माना है विड्थ को, 1x और इसको 3x। तो सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों भुजाओं का गुणनफल, तो x इंटू 3x का गुणनफल किया है, 3x स्क्वायर हो गया, 768 मीटर के स्क्वायर के बराबर किया है, तो इसको 3 से हमने काटा, 256 आया है, तो x स्क्वायर का मान 256 मीटर स्क्वायर, जो 256 है वो 16 का वर्ग होता है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा 16 का स्क्वायर, तो हमने पावर से पावर खत्म कर दी, जब सेम पावर यहाँ पे काट भी सकते हैं, तो x बराबर 16 मीटर। तो हमारी जो कि यहाँ पे जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई आएगी, कितनी आएगी 16 मीटर, और जो इसकी लंबाई तो इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो यहाँ 16 थी 48, और परिमाप क्या होता है मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और कोष्टक में l प्लस b, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग। इस प्रकार जैसे कि 2 लंबाई होती है 2 चौड़ाई होती है, तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले रखा है और l प्लस b लिख दिया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 48 लिखा है जो कि हमारी लेंथ है, लंबाई है, और यहाँ पे लिखा है विड्थ यानी कि चौड़ाई 16 मीटर, 48 और 16 64 मीटर, 64 इंटू 2 128 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी के बीच रुपए 1152 का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, ए का हिस्सा क्या है।
देखो ध्यान से, कोई कीमत दे रखी है आपको 1100 रुपए 1152, यानी 1152 रुपए, और 3 व्यक्ति दे रखे हैं ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। इनका रेशियो दे रखा है 7 8 9, 7 अनुपात 8 अनुपात 9। इसको बढ़ाएंगे। सबसे पहले इनका योग क्या है, यानी पूरी कीमत है 8 7 15, 15 9 24। इनको पहले ऐड करना है, 24 7 और 8 15, 15 9 24। 24 रेशियो का मान दे रखा है आपको 1152 रुपए। इसको बराबर करेंगे 1152, यानी कि 24 यूनिट का मान कितना है, 24 मान है 1152 रुपए। तो हमको मान चाहिए आपको यहाँ पे एक हिस्सा कितना है 7, 7 रेशियो का मान चाहिए। तो 7 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 1152। अभी मैंने पहले आपको पिछले क्वेश्चन बताया 24 जाएगा भाग में और 7 जाएगा गुणा में। इसको काट दो आप, ये होगा आपका 24 से डिवाइड, 24 पंजे 120 होता है, और 24 चौके कितना होता है, 24 चौके 96, 4 बार काट देंगे इसको, 24 96, फिर बचा कितना 15 और 6, यहाँ पे घटाने के लिए हुए 96, यहाँ पे बचा आपका 21, यानी 15 4 19 बचा। अभी रुको, 96 घटा के देख लो, 15 में 6 गए, 15 में 6 जाएंगे तो 9, यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में 9 गए तो 1, यहाँ पे 2 है, ये कितने बार जाएगा 8 बार। 192 24 अट्ठे 192 होता है, करके देख लें, अंदाजा सही सही बैठेगा। 8 चौक 32 की 2, 8 से 3, 8 जो 16 3 19, यस सर, यानी कि 24 अट्ठे 192 होता है। तो ये हो जाएगा 24 अट्ठे 192, पूरा 48 बार डिवाइड हो रहा है। तो 48 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा, इधर करेंगे मल्टीप्लाई, 48 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 चौक 28, यानी 280, और 8 से 56, 280 और 56 कितना हो जाएगा 6, और 8 5 3 यहाँ से ले 2, यानी 336 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको 336 रुपए, ऑप्शन नंबर ए में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले वैल्यू दी गई कि कोई राशि है 1152 रुपए की, हमने ऑप्शन लगाई तीनों बंदों को 7 8 और 9 अनुपात में, और इनका जो अनुपात है पूरी यूनिट का मान 24 यूनिट है, 23 यूनिट का मान 1152, इसको बराबर किया, और हमको चाहिए एक हिस्सा, मतलब एक को कितना घाटा हुआ, तो 7 यूनिट इसको एक को घाटा हुआ है, तो 7 यूनिट का मान यहाँ पे निकाला है, जो कि 336 रुपए आया है। अब नोट कर लिया दोस्तों इसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी और सी एक काम को, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8, अगर सीधा लिख दें इसको, क्वेश्चन नंबर 8, अब अच्छा लगेगा सीधा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8, बी और सी एक काम 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो कहानी यहाँ पे पलट गई, कैसे पलटी वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बी और सी 40 दिनों में, कोई बंदे हैं 2, बी और सी 40 दिनों में कोई कार्य पूरा कर रहे हैं। अब बंदे आ गए 3, ए और बी इनके साथ आ गए, ए बी और सी। बड़े ही आराम से समझे, इत्मीनान से समझे, आपको समझ आएगा 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ ना आए। ये 20 दिन। सबसे पहले मैंने इस तरीके के क्वेश्चन पहले कराया, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम छोटी सी छोटी वैल्यू जिनसे आराम से पूर्णतः कट जाए, यानी वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। 40 और 20 के एलसीएम सीधी सी बात है 40 हो जाएगा, हर कोई जानता है। ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे लिख दूं एक बार, ये कितने बार जाएगा 2 बार। तो जब हम टोटल कार्य में समय का भाग देंगे तो क्या आता है, क्षमता आती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो b प्लस सी की क्षमता कितनी है 1, और a प्लस b प्लस सी की क्षमता कितनी है 2। आप यहाँ पे देख लेंगे b प्लस सी की क्षमता है 1, b प्लस सी की क्षमता तो यहाँ पे भी 1 होगी, तो यहाँ 2 कैसे आ गई, तो भाई यहाँ पे ये भी तो आ गया, 1 की क्षमता 1 यहाँ, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 बनाया है। ये डायरेक्ट देखने का तरीका होता है। क्वेश्चन ने पूछा है तो ए अकेले हो कितने दिनों में कार्य कर सकता है, तो भाई ए का मान पूछा है, तो ए की क्षमता कितनी है, जब b प्लस सी की क्षमता 1 है, और यहाँ पे a प्लस b प्लस सी की क्षमता 2 है, तो हमें 2 में से 1 घटा देंगे, 1 बचा, तो a की क्षमता डायरेक्ट कितनी आ गई 1। यही पूछा हमसे समय कितना लगेगा 1 को, तो समय बराबर क्या होता है। इस चीज में से याद करने के लिए नहीं होती, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप
याद रखें। तो कार्य क्या हुआ, कार्य बट्टे क्षमता। जब हम कार्य में क्षमता से भाग देंगे समय आ जाएगा। यही कहाँ पे करना है, ए का समय निकालना है। कार्य कितना है 40, तो ए की क्षमता कितनी है 1, मैंने ये बताया आपको। तो समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा आपका 40 दिन। ए को पूरा कार्य करने के लिए 1 महीना 10 दिन लगेंगे, यानी कि 40 दिन। यही होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही हमारी सीरीज चल रही है, नेक्स्ट वीडियो कल आएगी आपकी। और हमारे ऋषभ सर हैं वो आपको थ्योरी करा रहे हैं यूपीपीएससी के लिए, और हमारे जो प्रकाश सर हैं उनकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। वो कराते हैं आपको प्रैक्टिस सेशन रीजनिंग का, और प्रैक्टिस और थ्योरी भी कराते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। और हमारे लोकेन सर हैं उनकी क्लास जल्दी से जल्दी आएगी। अब देखिए क्या पढ़ाते हैं, उनको जो पसंद आए वो पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।